चलो नेक्स्ट हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। वैसे तो इन दोनों टॉपिक का आपस में किसी तरीके का कोई लिंक ही नहीं है, जॉब का और कॉन्ट्रैक्ट का कोई लिंक नहीं है। सबसे पहले मैं लिखूं तो आपको तीन बात पता होनी चाहिए, जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जॉब का मतलब कोई पार्टिकुलर एक काम करना, एक कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, उसको पार्टिकुलर एक यूनिट बनाने के लिए या एक 10 यूनिट के छोटा सा एक लोड बनाने के लिए कोई ऑर्डर मिला, दैट विल बी अ जॉब, ठीक है। जॉब मतलब यहां पर आपकी नौकरी वाली जॉब नहीं है, जो मतलब एक काम। ऐसे कुछ काम का ग्रुप मिल गया, 10-10 के 20 लॉट बनाने हैं तो मतलब बैच। नंबर ऑफ जॉब्स जहां पर आएंगे मतलब बैच। उसके बाद इधर रखें, नंबर ऑफ जॉब्स का मतलब बैच। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर बोले कि लार्ज क्वांटिटी बनाने की बात करें, हजारों लाखों बना रहे तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो एक छोटा सा काम कर रहे हैं तो जॉब, नंबर ऑफ जॉब्स कर रहे हैं तो बैच, और अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी बना रहे हैं, मैं बोलूं नंबर ऑफ बैचेस हैं, अनलिमिटेड बैचेस हैं, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट। बट ये जो मैंने सीक्वेंस बताया 100% यही है, ठीक है। बट इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे सिलेबस में हमारे टॉपिक में आएगा वो आएगा हमारे को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा आएगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आएगा। जितना भी आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी, आपने वर्ड सुने हो, रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, डैम बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है वो हमने यहां पर कवर करना है, दैट विल बी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट चीज क्लियर है? तो जॉब वहां चैप्टर में हमारे को दे रखा है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो चैप्टर ओवरव्यू, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, तो कह रहा है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट। उसने बैच नहीं दिया, कोई बात नहीं, किसी और में दे देगा, वैसे मैं जनरली आपको बता दिया मैंने। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, आपने अपने घर के लिए अपना इंडिविजुअल फर्नीचर बनवाना है, दैट विल बी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? दो लोग होते हैं, जो काम करता है कॉन्ट्रैक्टर, जिसके लिए काम होता है कॉन्ट्रैक्टी, सेलर और बायर। ये कौन बनाएगा, सेलर या बायर? सेलर बनाएगा अपने पास। कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। तो मान लो आपने सेलर को अपने घर पे अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोई फर्नीचर बनने के लिए दिया, तो जब उसका अकाउंट बनाएगा कि सारे को बनाने में मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, दैट विल बी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मतलब आपका स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं है, नॉर्मल वो अपने उसमें शॉपकीपर में या नॉर्मल अपने बिजनेस में वो बेड बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, कोई भी फर्नीचर से बेंच बनाते हैं, तो एक बेंच बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट विल बी जॉब कॉस्टिंग। या 10 बेंच का एक ग्रुप बनाने की कितनी कॉस्टिंग आ रही है, जॉब कॉस्टिंग। आप अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनवा रहे हो मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। लार्ज बल्क क्वांटिटी पे बना रहे हो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। क्लियर? वही चीज हो गई हमारे पास। अभी जैसे हम बोल रहे थे, अभी थ्योरी में क्या चीज है, जैसे जॉब कॉस्टिंग वर्ड लिखा हुआ, अभी हम क्या करते हैं, हमने इतना सुना और हमने उसको छोड़ दिया। अगर आप अंदर भी पढ़ोगे तो यही मिलेगा। मैं एक अभी एग्जांपल करने के लिए यहाँ पर पढ़ा देता हूँ कि अब क्या बोलना चाह रहा था कि जॉब कॉस्टिंग क्या, हमने जो अभी तक सुना, समझ आ गया ना। छोटे आइटम बना रहे हैं तो जॉब, ग्रुप में बना रहे हैं तो बैच, और बड़ा बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक की थ्योरी पढ़ देता हूँ, बाकी की हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है थ्योरी पढ़ने की हमारे, सिर्फ एक की पढ़ रहा हूं आपके लिए। CIMA लंदन डिफाइंस द जॉब कॉस्टिंग। जैसे हमारा ICMA यहाँ पर है, ऐसे वहां पर CIMA भी है लंदन के अंदर। द कैटेगरी ऑफ बेसिक कॉस्टिंग मेथड्स which is applicable where the work consists of separate contracts, jobs or batches, each of which is authorized by specific order or contract। जहां पर जो बैच, कॉन्ट्रैक्ट सब होते हैं, बट हर एक आइटम को अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना मतलब कॉस्टिंग। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड costs are collected and accumulated according to job, contracts, products or work order। each job or unit of production is treated as a separate entity for the purpose of
कॉस्टिंग, ईच जॉब और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट का प्रोडक्शन मतलब एक एक जॉब. जॉब कॉस्टिंग इज कैरिड आउट फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining the cost of each job and takes into account the cost of material, employees and overhead. कॉस्ट तो वही तीन ही होती है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, जो हमने पढ़े ना कॉस्ट शीट में, मटेरियल, लेबर और बाकी सारे ओवरहेड. तो कह रहा है एक पर्टिकुलर काम में कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, कितने ओवरहेड लगेंगे, दैट विल बी जॉब कॉस्टिंग. द जॉब कॉस्टिंग मेथड इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन बैचेस. मतलब 10 जॉब इकट्ठी कर ली तो एक बैच बन गया, तो वहां पर वो एक बैच की कॉस्ट भी निकालते हैं और एक जॉब की कॉस्ट भी निकालते हैं. बैच प्रोडक्शन बेसिकली इज ऑफ द सेम कैरेक्टर एज द जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, द डिफरेंस बीइंग मेनली वन इन साइज ऑफ डिफरेंट. एक बनाना है तो मतलब एक जॉब, 10 बनानी तो मतलब बैच. तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो बैच, लार्ज क्वांटिटी कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट. तो एक पार्टिकुलर जॉब, पार्टिकुलर काम, पार्टिकुलर यूनिट की कॉस्टिंग निकालना, और उस कॉस्टिंग में जनरली 3 पॉइंट कंसीडर होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड. दैट विल बी जॉब कॉस्टिंग. अभी अंदर आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ये सब वर्किंग में लिखा हुआ, आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसमें से खोल के भी नहीं पढ़ना. सम भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं. डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. रीड एट होम आफ्टर प्रोसेस चैप्टर. एक प्रोसेस का हमारे पास अलग से चैप्टर भी है. तो जॉब तो अभी आपने सुना, जॉब के तो 5 पॉइंट समझ आ जाएंगे, फिर ये नहीं समझ आएगा ये क्या लिखा हुआ है. जैसे जॉब के बारे में 2 मिनट सुनते ही समझ आ गया, ऐसे प्रोसेस के बारे में 2 मिनट जब प्रोसेस का चैप्टर करेंगे सुनेंगे तो वहां समझ आ जाएगा. दोनों अपने आप हो जाएंगे, करना आपको कुछ नहीं पड़ेगा. मतलब मैंने रीड एट होम लिख दिया आफ्टर प्रोसेस चैप्टर, ये कोई दोबारा देखेगा नहीं, बुक नहीं देखेगा, सब भूल जाएंगे, बट आपको ऑटोमेटिकली बाय नेचर ही आता होगा. जॉब है तो जॉब आती है, प्रोसेस है तो प्रोसेस आता है, और इनका डिफरेंस पेपर में कभी आता भी नहीं है, डिफरेंस करने का कोई लॉजिक भी नहीं है. सिर्फ ये नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ 2 चैप्टर्स के नाम है. फिर आता है हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. करेक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ specific order costing where job undertaken is relatively large and normally takes period longer than a year to complete. तो ये बात तो पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए. जॉब मतलब 1 या 2 यूनिट छोटी आइटम, यूनिट थोड़ी सी बढ़ा दी तो मतलब बैच, लार्ज कर दी तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट. Contract costing is usually adopted by contractor engaged in any type of contracts like construction of building, road, bridge, erection of towers, setting up of plant, etc. Contract costing have the following distinct features. तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, that will be contract costing. The major part of the work in connection with each contract is ordinarily carried out at the site of the contract. कि जनरली कॉन्ट्रैक्ट का जो जॉब वाला काम तो जनरली हम अपने दुकान पे, फैक्ट्री में कर लेते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ी चीज है, तो कॉन्ट्रैक्ट का जनरली काम साइट पे होता है. तो साइट वर्ड क्या होता है? जहां काम चल रहा है, रोड जहां बन रही है, जो रोड बन रही होती है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी जब बात करते हैं, उस जहां पर रोड बन रही है उसका क्या नाम रखते हैं? साइट बोलते हैं. साइट पे काम हो रहा है, साइट 1, साइट 2, साइट 3. द बल्क ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट. बल्क का मतलब मैक्सिमम, बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेंसेस. The indirect expenses mostly consist of office expense, store and works. A separate account is usually maintained for each contract. एक बिल्डर है, वो एक रोड बना रहा है, एक जगह पर कोई डैम बना रहा है, एक जगह पर कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रहा है, 4 जगह पर उसका काम चल रहा है. तो चारों कॉन्ट्रैक्ट की उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग 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 मेंटेन करने हैं. The number of contracts undertaken by a contractor at a time is usually few. ऐसा नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्टर उसके 50 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, 100 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है. तो जनरली वो फ्यू, 2-4 में ही वो काम करते हैं.
द कोस्ट यूनिट इन कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग इज कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। अब कोस्ट मतलब एक रोड बनानी है, अब रोड बनाना मतलब पर रोड, बिल्डिंग बनानी मतलब पर बिल्डिंग। तो कह रहा है वो जो यूनिट कॉस्टिंग का हमने चैप्टर किया था, सर्विस कॉस्टिंग इज यूनिट कॉस्टिंग। तो कह रहा है यूनिट कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट, जब एक 5 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या आ रही है, तो उसने ऊपर ही बोल दिया कि हर कॉन्ट्रैक्ट का आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग अलग बनाना, तो जो उसकी कॉस्ट आ रही है ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट की वही कॉस्ट है। द कॉस्ट यूनिट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। थ्योरी कहीं आनी नहीं है आपको पेपर में लिखने के लिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं जनरली बताता, थोड़ा सा रीड करके बता रहा हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट टेक्स लॉन्गर पीरियड टू कंप्लीट। जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो मोर देन 1 ईयर वाले होते हैं, बट आगे पढ़ेंगे 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो विद इन 1 ईयर में कंप्लीट होते हैं और जो मोर देन 1 ईयर चलते हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी नोन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस। अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, रोड बनानी है, देखा होगा आपने आपके घर के आसपास को फ्लाईओवर बनते हैं, 2 साल हो गए बन ही रहे हैं, 2 साल आगे वो रोड चली रही है, बन रही है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये हाईवे बन रहा है, सुना है कि यहाँ से एक रोड जो है वो सीधा फॉर एग्जाम्पल मथुरा तक जाएगी, कोई हाईवे बन रहा है, 3 साल से सुन रहे हैं, 4 साल से सुन रहे हैं, 5वें साल में पता लगा कि वो एक मोदी जी गए वहां पर रिबन काटा, कल से रोड शुरू हो गई। तो 5 साल लगे उसको बनने में। 5 साल में जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, 5 साल तक वो कैसे असेस करेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या 5 साल बाद ही चेक करेगा? रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या बोल रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट टेक्स longer period to complete and the result of the contract can be known only after the completion of the contract. But to have a better control over the contract and cost, it is necessary to have an idea of profitability of contracts at the regular intervals or at least in a year. तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि 5 साल के बाद ही एक बार कॉन्ट्रैक्टर देखेगा मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो हर ईयर एंड पे कोई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा, आइडिया लगाता रहेगा, प्रोबेबिलिटी लगाता रहेगा कि भाई प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, आने वाले 5 सालों के बाद मुझे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कौन सा? तो बोला यहां पर टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर द कॉन्ट्रैक्ट एंड cost, it is necessary to have an idea of profitability of contract at regular intervals or at least a year. जो मैंने यहाँ से आपके सारा स्टार्ट किया उसका मतलब ये था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब अकाउंट्स में जाके भी पढ़ेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का टॉपिक भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है हम लोगों के पास, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके सी इंटर में, अकाउंट्स के सिलेबस में भी है, जब खत्म होगा या आगे जब भी होगा तो पढ़ाएंगे, तो अंदर डिटेल आप पढ़ोगे, इनको देख लेना। ग्रुप 1 के अकाउंट्स में कौन कौन सी एप्लीकेबिलिटी है वो पढ़ाए जाएंगे आपको। तो उसके बाद में अकाउंट्स में भी वहां कहा गया कि ईयर एंड होने पे एज पर AS 7 भी आपको कोई ना कोई प्रॉफिट डिस्क्लोज करना होता है, और एज पर AS 9 भी कुछ ना कुछ डिस्क्लोज करना होता है। तो AS 9 एक जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट AS 7 जो हमारे पास स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको जो है वो मैंडेटरी है कि ईयर एंड पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें शो करना, और यहां हम अकाउंटेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहां तो कॉस्ट अकाउंट में जनरल सी बात लिख रहा है आपको, वो क्या बात लिख रहा है कि सर जो पूरा हमारे पास वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं एक बार, एक सेकंड होल्ड करना, बार बार फोन, हेलो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो अकाउंट्स में पढ़ेंगे, बट कोस्ट के अकॉर्डिंग कह रहे फिर भी हम लोगों को अपना ईयर एंड पे एक प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। 5 साल 7 साल के बाद एक ही बार नहीं देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फॉर दिस पर्पस ए कॉन्ट्रैक्टर नीड्स टू कैलकुलेट expected profit or notional profit for a contract. It also helps in profit comparison for a period and provide a good basis for performance measurement and evaluation of those who are engaged in the contract. तो एस्टिमेटेड बेसिस पे उनको कॉन्ट्रैक्ट चलाते रहना चाहिए, और वो देखते रहते हैं कि हमें आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। द एक्सपेक्टेड और नोशनल प्रॉफिट in respect of each contract in progress, that will be incomplete contracts, is transferred to the costing profit and loss account consolidated for the year to determine overall profitability of the contract। मतलब कुछ प्रैक्टिकल बात लिखी हुई है कैसे हमने P&L में ट्रांसफर करना। एक्चुअली इसमें 2 बताना चाह रहा है आपको, ये कहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक ही साल में कंप्लीट हो जाते हैं उसका तो ईयर एंड पे आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, P&L निकाल लोगे कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। जो कॉन्ट्रैक्ट 4 साल चलना है तो क्या 4 साल बाद बनाओगे या फर्स्ट ईयर के एंड पे कुछ ना कुछ कैलकुलेट करोगे?
तो कुछ ना कुछ कैलकुलेट करेंगे, उस कैलकुलेशन पे देखेंगे कि आने वाले टाइम में हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या आज तक कितना हम काम कर चुके हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसी चीज के लिए ही हमने एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है कि ईयर एंड पे प्रॉफिट है या लॉस है। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कंप्लीटेड, एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम्प्लीट के अंदर प्रॉब्लम है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। पूरा कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर एक इसी लाइन पे टिका हुआ है, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अभी हम कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक आइटम पढ़ते जाओ। सिंपल अपने आप को समझ के चलो कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक बिल्डिंग बनानी है, एक रोड बनानी है। एक होता है विद मटेरियल, एक होता है विदाउट मटेरियल। विद मटेरियल क्या होता है, सामान भी किसका, कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है सब कुछ मैं लगाऊंगा, इतने पैसे लूंगा, 25 लाख रुपए लूंगा, मैं आपका घर बना के दे दूंगा आपको, सब कुछ मेरा, ईट बजरी सीमेंट लकड़ी सब मैं ही लगाऊं। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट किस किस चीज की आएगी, किस किस चीज की आएगी, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के बाद उसकी और कॉस्ट आएगी तो लेबर कॉस्ट, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एक एक्सपेंस नहीं है, बट अगर वो कोई मशीनरी लेके आएगा तो उसके ऊपर लगने वाली डेप्रीशिएशन, वो भी उसी का ही खर्चा है, जितने दिन वहां यूज करेगा उसके ऊपर लगने वाली डेप्रीशिएशन। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब सारा काम वो कॉन्ट्रैक्टर खुद तो नहीं करता। अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन तो करता है वो, बट वो इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करता। तो कहता है कोई बात नहीं, कस्टमर से कॉन्टेक्ट कर लिया, मैं सब कुछ लगा के दूंगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करा के दूंगा, बट मैं खुद तो करता नहीं। मान लो मैंने कॉन्टेक्ट लिया, तो मैंने क्या किया, आगे किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी तू फिट कर दियो, लकड़ी वाले को इसका काम तू कर दियो। तो जब एक मेन कॉन्ट्रैक्टर आगे किसी को काम देता है उसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट। तो एक वो भी उसके लिए कॉस्ट हो गई ना। तो मटेरियल खरीदना है, लेबर खरीदनी है, बिजली वाले को पैसे देने हैं, लकड़ी वाले को पैसे देने हैं, तो उसको क्या हो गया, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एक्स्ट्रा वर्क क्या होता है, कई बार द एक्स्ट्रा वर्क अमाउंट पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टी शुड बी एडिड टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नहीं, मैं सिंपल जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने कहा कि हम लोगों को ये सारा व्हाइट वॉश कराना है, ठीक है, अंदर अंदर रूम्स में कराना है। उसने कहा मैं सब व्हाइट वॉश कंप्लीट कर दूंगा आपका और आपसे 1 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, हो गया सारा कुछ, अंदर अंदर रूम्स के अंदर की बात हुई, सब क्लासरूम के अंदर हो गया। जब वो जाने लगा तो मैम को, सर को लगा यार एक काम करते हैं, बाहर वाली जो इसके बाहर वाली वॉल है और फ्रंट पे वैसे तो सारे बोर्ड लगे हुए हैं, बट ऊपर थोड़ी सी वॉल दिखती है वो गंदी है, वो भी करा लेते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट में थी, नहीं थी। जब 2 दिन रह गए थे तो उसने कहा एक छोटा सा काम और करते जाना, ये बाहर की वॉल और आगे की थोड़ी सी फ्रंट वॉल भी कर देना। उसने कहा 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें तो ये था नहीं। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देंगे आपको, अगर एक्स्ट्रा काम बढ़ाओगे तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो अगर वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, मान लो कह रहे कि 15,000 रुपए में एक्स्ट्रा भी दे देंगे आपको, बस आप ये दोनों भी कर देना, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई। अब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय हुआ था 1 लाख, कितना होगा, 1,15,000। सेम लाइन ये लिखी है, आपके घरों में भी ऐसा होता है। आप घर में काम करने के लिए किसी मिस्त्री को बुलाते हो, जनरली वो काम कर लेते जिस काम के लिए बुलाया था, आप कहते भाई साहब आए थोड़ा सा ये भी करते जाओ, तो उस काम करने के पैसे लगेगा। आपने घर पे नया एलईडी परचेज किया फॉर एग्जाम्पल, एलईडी लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कोई पर्सन आता है, उसने कहा 500 रुपये लूंगा, आपका टीवी आपकी इस दीवार पे वॉल पे टांग हैंग करके चला जाओ। वो आया, उसने टांग दिया, आपको मम्मी ने कहा हमारे ना उसके कमरे का बाथरूम का गीजर भी हिला हुआ है, हिलता रहता है, भाई उसको फिट कर, बोले 200 रुपये उसके भी लूंगा, वो किचन में वो भी हिला हुआ, 100 रुपये इसके भी लूंगा। तो जो काम बढ़ाते जाओगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेम लाइन लिखी हुई है, एक्स्ट्रा वर्क, द एक्स्ट्रा वर्क अमाउंट पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टी शुड बी एडिड टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इफ एक्स्ट्रा वर्क इज सब्सटेंशियल, मतलब मेजर काम है वो भी, इट इज बेटर टू ट्रीट इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे मैंने कहा 2 वॉल करनी है, तो उन्होंने कहा काम करो यार, ऊपर का भी पूरा फर्स्ट फ्लोर है वो भी कर ही दो आप। तो बोले सर वो अलग से ही करेंगे, ये तो छोटा काम था, मैंने इसलिए चलो थोड़े बहुत पैसे बता दिए, उसको फिर अलग से ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर जो एक्स्ट्रा वर्क आप करा रहे हो या कर रहे हो, अगर वो मेजर है तो उसका अलग से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो। इफ इट इज नॉट सब्सटेंशियल, expenses incurred should be added to debit to the contract account as a cost of extra work। और छोटा मोटा काम है तो P&L की क्रेडिट साइड में जहां कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना है, सेल वैल्यू लिखनी है, वहां थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा लो और उस पर लगने वाली कॉस्ट डेबिट साइड में मटेरियल और ऐड कर लो, लेबर में लेबर ऐड कर लो। तो एक्स्ट्रा वर्क कॉस्ट एक्सपेंस में ऐड कर लो, एक्स्ट्रा इनकम जो उसके ऊपर मिलनी है, जो आपको टोटल इनकम मिल रही थी उसके अंदर ऐड कर लो। यही है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का। बट इसका हमारे पास जो
प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन हमारे पास डिफरेंट है। अभी आज वाले मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारा ये मैटर ही पता लग जाए इसके बारे में, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ और टर्म भी यूज होती हैं, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। अब कॉन्ट्रैक्टर है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ईयर एंड पे कंप्लीट हो गया तो ओके, कंप्लीट नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वो चाहे यूनिट्स बना रहे हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो। वर्क इन प्रोग्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रेफर टू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट कंप्लीट एट द रिपोर्टिंग डेट। लाइक आप 31 मार्च को अपने अकाउंटिंग बनाते हो तो वहां तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बोथ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, द कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट कंप्लीटेड, द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नॉशनल प्रॉफिट। पहली लाइन लिखी हुई है, इसमें जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, 5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एग्जाम्पल, और वो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल चलना है, 5 साल चलना है कॉन्ट्रैक्ट वाला। इनिशियल स्टेज पे जो मटेरियल है वो ज्यादा लग रहा है, बीच में कभी कम लगेगा, लास्ट में वो उसका कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है, कई बार लेबर ज्यादा लग रही होती है, कई बार मटेरियल ज्यादा लग रहा होता है। कई बार आपका जब घर बनना शुरू होता है, अगर किसी का भी घर बनवाया हो, घर जब बनना शुरू होता है तो इनिशियल 5, 7, 10 दिन में ऐसा लगता है कि मिस्त्री कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो फाउंडेशन तैयार कर रहे होते हैं, पहले वो खोदना है, नापना है, उन्हीं में टाइम खराब कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जैसे वो ईंट रख के दीवार रखना स्टार्ट करते हैं तब लगता है आज काम किए, कितना सारा मकान बना दिया महाराज ऐसे, तो हमें तब लगता है, बट उसको तो अपने रूल के अकॉर्डिंग काम करना है ना। तो क्या होता है, वो काम तो कर लेता है, अब 5 साल का 5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार होनी है, फर्स्ट ईयर एंड हो गया। अब फर्स्ट ईयर एंड पे मैं कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सारा मटेरियल लगा भी दिया, लेबर भी लगा दी, वो कह रहा है भाई साहब मुझे ना एक 2 करोड़ रुपए दे दो, मैंने 1 साल काम कर दिया, 2 करोड़ रुपए दे दो। कॉन्ट्रैक्ट ही देगा, तो भाई साहब इतना काम भी तो मैंने कर दिया आपका, तो 5 साल बाद थोड़ा आपसे 5 करोड़ रुपए लूंगा, साथ साथ पैसे लेते रहते हैं ना। तो बोले सर कितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया? सर काम कंप्लीट हो गया कम से कम आपका 1 साल के अंदर 40%। बोले ऐसे कैसे? 1 साल के अंदर ही 40% काम कंप्लीट हो गया है, तो बाकी 4 साल में आप बाकी 60% काम कंप्लीट करोगे? सर मेजर काम यही वाला था, आगे तो छोटे छोटे काम है चलते रहेंगे, वो थोड़े थोड़े जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम है वो बहुत टाइम लेते हैं, बट मेजर काम इसी में, क्योंकि कॉस्ट मेरी मेजर यहीं पर लग गई पहले साल के अंदर ही, तो समझ नहीं आ रहा था, तो कौन डिसाइड करेगा? वो कह रहा है मुझे 2 करोड़, अच्छा 1.5 करोड़ तो दे दो कम से कम, कह रहा है 50 लाख रुपए दूंगा, काम ही कुछ नहीं हुआ, अभी तो 2 दीवार नहीं खड़ी करी आपने 1 साल के अंदर, कौन करेगा फिर? लड़ाई तो होगी होगी ना। वहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूअर्स होते हैं, सर्टिफायर होते हैं। कौन होते हैं? वैल्यूअर। आर्किटेक्ट का नाम सुना ना, ऐसे ही वो चार्टेड इंजीनियर्स होते हैं। हम चार्टेड अकाउंटेंट है, वो चार्टेड इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास भी डिग्री होती है किसी बिल्डिंग की वैल्यू को असेस करने की, एज ए वैल्यूअर। जैसे हम फाइनेंशियल एसेट को वैल्यू कर सकते हैं, जैसे कुछ देखा होगा सीए के नाम के नीचे रजिस्टर्ड वैल्यूअर लिखा हुआ है, तो वो फाइनेंशियल एसेट वैल्यू करता है, कंपनी की वैल्यू, शेयर की वैल्यू। किसी आर्किटेक्ट के नाम के नीचे चार्टेड वैल्यूअर लिखा हुआ या इंजीनियर वैल्यूअर लिखा हुआ, आर्किटेक्ट वैल्यूअर लिखा हुआ, तो बिल्डिंग, लैंड, इन सब की वैल्यू करता है। तो हमने कहा काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा एक वैल्यू सर्टिफायर को बुला लेते हैं, 5 करोड़ का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो आके बता देगा कितना % काम कंप्लीट हो चुका है, उतने पैसे तो दे दोगे। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जितने % काम कंप्लीट हो जाएगा उसके 80% जितनी पेमेंट हम आपको दे देंगे, 20% रोक लेंगे। ऐसे तो रोक के ही चलते हैं ना थोड़ी सी पेमेंट, अगर सारी पेमेंट देने पता लगे कल आएगा कि नहीं आएगा पता ही नहीं है, तो 20% रोकेंगे रिटेंशन मनी, 80% आपको दे देंगे। अब काम कंप्लीट कितना हुआ ये कैसे पता लगेगा? एक सर्टिफायर आया, वैल्यूअर आया, उसने कहा सर मैंने देख लिया कि आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिस हिसाब से काम हो चुका है, टोटल मिला के काम 40% कंप्लीट हो चुका है। तो 5 करोड़ का 40% 2 करोड़ रुपए। ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था 40% इसलिए, चलो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ही नहीं था, हमेशा यही आके ही करता है, तो इसने कहा सर 2 करोड़ का काम कंप्लीट हो चुका है, उसकी फीस दी और उसको भेज दिया। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था? जितना % काम कंप्लीट होगा उसके कितने %? उसका 80% पे कर देंगे। 2 करोड़ का 80%, 1 करोड़ 60 लाख रुपए पे कर दिया। क्लियर?
अब 1 अप्रैल को ही मान लेते हैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, या 1 जून को कभी भी स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च को अकाउंटिंग करनी थी। ये वैल्यूअर को हम 31 मार्च को ही बुलाएंगे, 31 मार्च को ही आया, प्रॉपर करके चला गया। अब क्या इतने वैल्यूअर सारे खाली बैठे कि पूरे 31 मार्च को जाके 31 मार्च को रिपोर्ट भी बना के दे देंगे, बता भी देंगे? ऐसा ना जाके बता देगा 1 मिनट के अंदर वो, उसकी भी फीस होती है 2-2 3 दिन लाख रुपए, जैसे हमारी है वैसे उसकी भी होती है। वो भी सारे डॉक्यूमेंट लेगा, सारी वर्किंग लेगा, पैमाइश करेगा, बहुत सारी चीज वो भी देखेगा, उसको भी 5, 7, 10, 15 दिन लगते हैं। मान लो 15 मार्च को हमने एक वैल्यूअर को हायर कर लिया, 1 मार्च को हायर कर लिया कि 31 मार्च तक में वैल्यूएशन चाहिए। वो वैल्यूअर आया, सब अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, 15 मार्च को वो एक सर्टिफिकेट देके चला गया कि 15 मार्च तक जो आपका काम हुआ है वो कितने परसेंट है, 40% है। तो जो भी वो काम बोल के गया 40%, इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी है, 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 40। मैं जितना बता रहा हूं सब प्रैक्टिकल में दिखेगा, ऐसा लगेगा सब कहानी सुनी हुई है। तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी, 2 करोड़ रुपए हो गई। 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक क्या काम नहीं होगा, होगा ना, कॉन्ट्रैक्टर काम फिर भी करता रहेगा, फिर भी मटेरियल लगाएगा, लेबर लगाएगा। 31 मार्च को दोबारा वैल्यूअर आएगा। तो ये जब हम 15 दिन और एक्स्ट्रा काम करते रहे, कॉन्ट्रैक्टर कहता है मेरी कॉस्ट तो आ चुकी है, बट वैल्यूअर ने इसका सर्टिफिकेट तो दिया नहीं। इस कॉस्ट का नाम रखते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, बट अनसर्टिफाइड। तो मुझे 2 चीज निकालनी थी, एक सर्टिफाइड और एक अनसर्टिफाइड। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर वो 15 तारीख को आया तो 15 तारीख का काम तक तो वो सर्टिफाई करके चला गया, उसके बाद जो आपने काम किया वो तो सर्टिफाई हुआ नहीं। तो वर्क इन प्रोग्रेस में 2 चीजें आ गई, कौन कौन सी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड अगर आपने देखा हो तो वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 40% था, 5 करोड़ का 40%। क्या मैंने देखा मेरी कॉस्ट कितनी आई थी, नो। तो वर्क सर्टिफाइड तो हमने किसका लिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कॉस्ट भी होती है और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी होता है। उसी लेना ना उसने प्रॉफिट कॉस्ट, सब देखो 5 करोड़ डिसाइड हुआ था। बट जो 16 दिन का खर्चा हुआ क्या इसमें भी कोई प्रॉफिट ऐड है, नो। इसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड। तो ये कॉस्ट ऑफ वर्क डन बार बार नाम लिखे या ना लिखे अंडरस्टूड है, जो काम सर्टिफाई नहीं हुआ है उसकी सिर्फ कॉस्ट लेनी है और उसका नाम लिखना है वर्क अनसर्टिफाइड। क्या हर क्वेश्चन में हमेशा हमें ऐसे डेट ही देगा कि इस डेट तक आया, इस डेट के बाद, नो। क्वेश्चन में हमें देगा इतना काम हो चुका है, वैल्यूअर ओनली सर्टिफाइड 60% वर्क, 30% वर्क, 20% वर्क, और क्वेश्चन में ही दे रखा होगा कॉस्ट ऑफ डन बट अनसर्टिफाइड इतना अमाउंट। तो हमें डेटेड ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा बोल दूं आपको कि हमेशा क्वेश्चन के अंदर 80% गिवन होगा वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। नहीं गिवन होगा तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस डेट को वो काम कंप्लीट करके चला गया वैल्यूअर सर्टिफिकेट, तो उसके बाद वाला काम वर्क अनसर्टिफाइड। तो एक और क्वेश्चन भी है जहां पर अनसर्टिफाइड थोड़ा सा और रह जाता है, वो जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो निकालेंगे। तो मतलब मुझे 2 आइटम चाहिए, कौन कौन सी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। प्यार से दे रखी होंगे ठीक, नहीं तो हम निकाल लेंगे। तो समझ रहे हो, मैंने आपको बोला एक प्रॉफिट, पीछे बोला सारा कॉन्ट्रैक्ट बनी किस लिए रहा है, ईयर एंड पे कितना प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है, एक प्रॉब्लम वो है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। पूरा क्वेश्चन लिखवाने के बता दूंगा, ये 3 या 4 पॉइंट है, यही चेक करने हैं। 4 पॉइंट में से 2 से 3 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होंगे, एक आधा पॉइंट ही मिसिंग होगा, वही कैलकुलेट करना होगा। तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद नीचे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट, अभी काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है, द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड और नोशनल प्रॉफिट। ये कह रहा है कि सर 85% काम हो चुका है। आज हम 31 मार्च को बैठे हैं और मैं कह रहा हूं 85% काम कंप्लीट हो चुका है। सर थोड़ा सा ही मटेरियल और लगना है, थोड़ी सी लेबर और लगनी है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही हो जाएगा। तो अगर मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है बट मैं आज ही देख लूं कि अगर मैं इतने रुपए की कॉस्ट और कर दूं, इतने रुपए का मटेरियल, इतने रुपए की लेबर, इतने रुपए का एक्सपेंस और लगा दूं, तो जितनी कॉस्ट आज तक आ चुकी है वो प्लस ये वाली कॉस्ट जो आ सकती है, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। उसको टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कंपेयर कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट नो, एक्चुअल का पता लगेगा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी आने वाली डेट पे काम कंप्लीट हो सकता है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैं आइडिया लगा सकता हूं आज खड़े होके कि मेरा कितना खर्चा और
होना है तो मैं आज तक खर्चा हो चुका है वो प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऐड कर दूं तो टोटल कॉस्ट निकल सकती है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कंपेयर करके एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं, ऐसे में समझो कि एक एक चीज समझा रहा हूं अभी कि जब हम उस टर्म्स के अंदर जाएंगे, जैसे ही वो नाम आएगा, जैसे मैं अभी कुछ पूछता हूँ, कभी सुना, जैसे आपने मुझे जवाब दे दिया अभी रिटर्न ऑन वैल्यू और स्टेट एंड मेथड होता है, क्योंकि कभी कुछ सुन रखा था तो आपने जवाब दे दिया। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाके पूछूंगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, आपने कहा सर वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर कर दो तो निकल आता है। वर्क सर्टिफाइड, हाँ सर जब वो सर्टिफायर आता है, सर्टिफिकेट देके जाता है मतलब सर्टिफायर, तो वो सिर्फ वर्ड्स आपको पता होंगे, सफिशिएंट होगा। नहीं नहीं, चलता रहता है काम करने का तरीका ना, एक नॉर्मल में और हम में। अब जैसे आपने दोनों का क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग जो बच्चे ग्रुप 2 कर रहे हैं वो ईआईएस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ईआईएस भी आपका एक सब्जेक्ट है। जब वो सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पर अभी ऑडिट पढ़ रहे हो आप लोग, ऑडिट पढ़ो ना। ऑडिट में आपके एक टॉपिक आएगा कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है। कॉन्करेंट ऑडिट, आप जो ऑडिट करते हो वो पोस्टमार्टम ऑडिट है, सब कुछ होने के बाद ऑडिट होता है, के साथ साथ होता रहता है। अगर साथ साथ ऑडिट करना हो फिर तो काम भी चलता रहेगा ना और ऑडिट भी होता रहेगा। बैंक में दो ऑडिट होते हैं, एक ईयर एंड पे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है और साथ साथ जो चलता है उसको कॉन्करेंट ऑडिट बोलते हैं। ईआईएस में भी पढ़ोगे और आप लोग ऑडिट में भी पढ़ोगे, तो साथ साथ का मतलब उनकी वो टेक्निक्स होती हैं कि कैसे में वो वाले स्टेज में ऑडिट करना है, कैसे उसमें ऑडिट करना, तो उनको पता होता है हमने कैसे वर्क सर्टिफाइड करना है। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा तो फिर आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। ये हमने निकाला था अभी, देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकला था, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय जितना प्रश्न बता के चला गया, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क, ये छोड़ देना, ये अभी इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ वर्क आंसर, मैं यहां से कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन में ही देखेंगे। तो बच्चों का रिटेंशन मनी, मैंने वर्ड बोला था बीच में अभी, क्या था रिटेंशन मनी? मतलब जो वैल्यूअर बता के चला गया कि आपका 40% काम पूरा हो गया है, बट इसका मतलब ये थोड़ा मैं आपको 40% पैसे दे देंगे। अगर मान लो 2 करोड़ का 5 करोड़ का काम है, 40% उसका काम कंप्लीट हो गया, 2 करोड़ रुपए, अगर आपने 2 करोड़ रुपए दे दिए उसको और सुबह ना आया तो फिर फोन ही नहीं उठा रहा, फिर खत्म ना। तो जब भी हमारे घर पे भी लेबर काम करने आती है, तो बहुत बड़े क्वांटिटी की बात की, हमारे घर पे लेबर काम करने आती है जो दिहाड़ी पे काम कर रही है, 10-15 दिन का काम है, हम हमेशा 2 दिन के पैसे रोक के रखते हैं। वो अगले दिन काम करने किस चीज के लिए आ रहा है? उन 2 दिन के लिए, कि नहीं आएगा तो 2 दिन के पैसे छोड़ के जाएगा। जनरली जो हमारे क्लाइंट होते हैं, जो सीए क्लाइंट होते हैं, वो जनरली थोड़े से पैसे रोक के ही चलते हैं, इसलिए कि आगे काम करते हैं, सारे पैसे दे दिए और अगली बैलेंस शीट ही ना साइन की, फिर कहां ढूंढते रहेंगे। तो पैसे रोकने का मतलब रिटेंशन मनी। तो थोड़े से रोक लिए, थोड़े से दे दिए, जो रोक लिए दैट विल बी रिटेंशन मनी। देखो ना, रिटेंशन मनी मींस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफिकेट माइनस पेमेंट एक्चुअली मेड, तो जो पैसे नहीं दिए दैट विल बी रिटेंशन मनी। कैश रिसीव्ड मतलब जो कैश मिल गया, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी। नोशनल प्रॉफिट मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अभी इसको अंदर इतना डिटेल पढ़ने की नहीं है। नोशनल प्रॉफिट मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अभी निकालेंगे जो भी आगे आएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी वर्ड लिखा हुआ। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें समझा भी रहा है, ये तो मैं बता ही देता हूं आपको, तो मैंने अभी थ्योरी बताई थोड़ी सी। एस्टिमेटेड प्रॉफिट के एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का हो सकता है कि लॉटरी हो तो दे भी दे आपको, बट इसके साथ कुछ फॉर्मूला लिखते हैं वो भी देगा, वैसे ही पढ़ रहे हैं जनरली शायद। कंप्यूट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो हुआ नहीं है, कुछ खर्चा हम कर चुके हैं, कुछ खर्चा अभी होना बाकी रह गया है। तो जो खर्चा कर चुके हैं वो प्लस जो होना रह गया है वो, उन दोनों को ऐड कर रहे तो टोटल कॉस्ट बन पता लग सकती है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमारा डिसाइड हुआ उससे क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तो डिफरेंस निकलेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कहता है कंप्यूट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज 90% कंप्लीट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट, आज तक कितना खर्चा हो चुका है, 22,50,000 रुपीज।
एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए। क्या मतलब हुआ इसका? 22.5 लाख कर चुके हैं, अगर आज ही खड़े होकर देखे तो हमें लग रहा है 2.5 लाख रुपए और खर्च आएगा इसके। उसने कहा ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 32,50,000 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितनी है? 25 लाख रुपए। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 32,50,000 रुपए। एक फिगर हमें और दे रखी है वर्क सर्टिफाइड, एक फिगर और दे रखी है वर्क अनसर्टिफाइड, एक फिगर दे रखी है कैश रिसीव। तो हमने कहा टोटल एक्सपेंडिचर टू द डेट 22,50,000, एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी हो गई? 25 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 32,50,000। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो सकता है? 7,50,000। क्लियर? ये कुछ था नहीं जो थ्योरी ऊपर लिखी हुई थी, जो मैंने भी ओरली बताया, उसको प्रैक्टिकल बताने का तरीका था उसका, कि आज तक कितना खर्चा हो चुका है वो प्लस कितना और हो सकता है वो जगह एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस जो उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस निकल आएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये उसके लिए नहीं था, ये अभी वो क्वेश्चन में आएगा, बताऊंगा इसका ये निकालने का लॉजिक क्या था। ये तो अभी टर्म थी एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो बताइए बस आप। अभी जब क्वेश्चन में पहुंचेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो। अभी तो मैंने बताया ही नहीं कुछ भी, अभी तो मैं समझ लो एक जीके जनरल नॉलेज दे रहा हूं किसके बारे में? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत मेजर चैप्टर है। कंफर्म्ड पेपर में एक मेजर बड़ा क्वेश्चन इसका आना ही आना है आपको, मोस्ट प्रोबेबली आना ही आना है। तो वहां सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना ना रह जाए आपको। अगर यहां वहां टेढ़ा घूम फिर छोटा बड़ा कोई क्वेश्चन भी आया तो सब पॉसिबिलिटी आपकी निकल जाएगी। एक छोटा सा पार्ट और लिख रहा है, थ्योरेटिकली है वैसे तो। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जनरली जैसे हम अपनी बिल्डिंग बनवाते हैं, उस बिल्डिंग में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बोलेगा मटेरियल बहुत घटिया लगाओगे, कॉन्ट्रैक्ट ही तो ये कहेगा ना। तो आजकल क्या होता है, जब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सब लिख देते हैं, सीमेंट कौन सी कंपनी का लगाओगे, स्टील कौन सी कंपनी का लगाओगे, आयरन किस कंपनी का लगाओगे, ईंट कौन सी लगाओगे, सब डिसाइड हो जाता है पहले। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है। टाइल्स लगानी, अब टाइल्स कौन सी कंपनी की लगाओगे? अगर नाम सुने कजारिया की लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो लोकल तो बहुत सारी है। वही टाइल आपको विदाउट कंपनी की 20 रुपए स्क्वायर फीट भी और वही 80 रुपए स्क्वायर फीट भी है, कौन सी लगाओगे? बात फिटिंग कौन सी लगाओगे, कैसी लगाओगे, मॉडल कौन सा लगाओगे? अब एक 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 चीज पे करने बैठेंगे फिर तो होलिया काम जरूर। कॉन्ट्रैक्ट ही सोचता है कि मेरी चीज बढ़िया से बढ़िया लगनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर कहता है घटिया से घटिया लग जाए। यही है ना दोनों का काम। कुछ कॉन्ट्रैक्टर बड़े समझदार है, उन्होंने कहा सर देखो मेरे को तो बना के देना, मुझे टाइल 20 रुपए वाली भी लगानी है, मुझे टाइल 100 रुपए वाली भी लगानी है, ठीक है, आप जोन सी कहोगे मैं वही लगा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। सीधा करते हैं ना। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना 5 करोड़ 1 करोड़ या आपका घर बनाना है 50 लाख में, उसको चेंज कर लेते हैं। जो आइटम का जो मटेरियल चाहिए होगा, जब जब चाहिए होगा आपको पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो आप साथ चल पड़ना बाजार में, आप पसंद कर लेना, आप मुझे मटेरियल ला देना या दुकान बता देना, ब्रांड बता देना, मैं आपको 4 रेट बता दूंगा, जो आपको पसंद हो आप बता देना, वही लगा दो। टाइल है 20 रुपए वाली है, 80 रुपए वाली है, 100 रुपए 120 रुपए वाली है, जो आपका दिल करे वो लगवा लेना। बोले ऐसा कैसा कॉन्ट्रैक्टर है? बट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना वो डिसाइड होगा टोटल जितनी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आएगी, क्या आएगी? कॉस्ट प्लस 20%। मैं तो क्या लूंगा? 20%। अगर आप 20 रुपए वाली टाइल लगाते हो तो 20 रुपए का 20%, 4 रुपए पर टाइल मेरी लेबर। आप 100 रुपए वाली टाइल लगाते हो तो उसका 20%, 20 रुपए लेबर। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट ही महंगी चीज लगवाएगा कि सस्ती चीज लगवाएगा? क्यों? चलो मैं छोटा एग्जांपल, ये किसी बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टी के पास गया, कोई अच्छी किसी ने बिल्डिंग बनानी है, पता है भाई सब बंदा बहुत ब्रांड वाला है, बहुत बढ़िया। उसने कहा सर आपकी लेबर, सर हम मटेरियल के साथ काम ही नहीं करते, या तो मटेरियल आप लगवा दो और आपकी कॉस्ट, सर जितनी मटेरियल की कॉस्ट होगी 10%, 15% प्लस, हमारे से मटेरियल लगवाना हमारे से लगवा लो, आपने देना है आप दे दो, या तो मेरी लेबर इतनी है, या फिर जो मटेरियल आप लगवाओगे उसके ऊपर इतना प्लस। ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल अभी भी आपको दिया है, अभी अपना एग्जांपल बताया। मार्केट में भी ऐसे ही है,
आप घर पे टाइल मंगवा लो, अपने छोटा एग्जाम्पल टाइल का दे रहा हूं मैं। आप अपनी जो मिस्त्री आता है कि टाइल लगानी है, जब वो आके टाइल देखता है ना, पैसे बताने कौन सी टाइल लगानी है, यहाँ टाइल लगानी है, मैं अगर 25 रुपए स्क्वायर फुट टाइल लेके आया हूँ तो रेट बताता है 10 से 12 रुपए 15 रुपए मैं स्क्वायर फीट लगवा लूंगा इसकी। मेरी टाइल ही 150 रुपए स्क्वायर फीट की पड़ी हुई है, तो कितने से मांगेगा? 15 रुपए। मतलब 50 रुपए स्क्वायर फीट लगेगा, ये सस्ते में नहीं लगाते हैं। मैं कहा मतलब टाइल का रेट बढ़ने से तेरे को क्या फर्क पड़ गया? बोले बहुत महंगी टाइल है, बोले ध्यान से लगानी पड़ती है। तो ध्यान से भाई क्या लगानी पड़ती है, वैसे ही लगेगी ना, सेम लगेगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये क्लास बेचारी यही छूट जाएगी। तो थोड़ा सीखा करो कि जब हम लोग कहीं पर भी कुछ पे कर, जहां ब्रांड है, जहां फिक्स प्राइस शॉप है, वहां कोई फर्क नहीं है। जहां पर भी बार्गेनिंग है, सामने वाला भी, तो आप ईआईएस के साथ एक चैप्टर पढ़ोगे, पहले मैं ही पढ़ाता था, ईआईएस का एसएम है हमारे पास टॉपिक है। एसएम के अंदर, कंपटीशन के अंदर सबसे पहले सेलिंग के टाइम पे देखा जाता है बार्गेनिंग की कैपेसिटी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर, कि कौन जीतेगा दोनों में से, बायर जीतेगा या फिर सेलर जीतेगा। तो विन विन सिचुएशन है, बायर जीत रहा है, सेलर जीत रहा है, कौन जीत रहा है, तो उसके लिए सारी कहानी, सारा कुछ आपको पता है। वो खाली किताबों के लिए नहीं है, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, कि आपको जाके अप्लाई करना है और अप्लाई करके उसको इंप्लीमेंट करना और उसका बेनिफिट, ये नहीं कि किताबों में पढ़ा और वहीं पर ही छोड़ दिया। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का कभी लॉजिक है ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं है। बट फिर भी हमने पढ़ ही लिया, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट is a contract where the value of contract is determined by adding an agreed percentage of profit to the total cost। सर जो आप लगवाना चाहो लगवा लो, जो बाद में कॉस्ट गिन लेंगे, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो आपने प्रोडक्ट जितने रुपए लगवाया उसकी कॉस्ट गिन लेंगे, वो कॉस्ट तो आप मुझे दोगे दोगे मटेरियल की, प्लस 20% लेबर, उसी कॉस्ट का प्लस 20% ऐड करो। याद करो कॉस्ट शीट हमने पढ़ी, कुछ चीजें पढ़ते थे हम, overhead expenses 160% of direct wages, direct wages 30% of material, इतना इतना, वो सब चीजें यहीं से आती है। बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जनरल से लाइन लिखी हुई तो तब भी कर सकता हूँ, तब भी दो तरीके से कर सकता है। सर मेरी लेबर 5 लाख रुपए, कुछ भी लगवा लो। क्या कहते हैं सर, जो जितने रुपए का आप सामान लगवाएगा, आप मुझे अपनी कॉस्ट बता देना, उसका 20% लेबर ऐड कर लेना, सिंपल। एक पॉइंट और आज के लिए लास्ट थ्योरेटिकली, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। एस्केलेशन क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज एस्केलेशन क्लोज? सुना है कभी वर्ड एस्केलेशन? सुना हो कभी? कभी नहीं सुना? एस्केलेटर सुना? क्या होता है एस्केलेटर? सीढ़ियां, एस्केलेटर। और चलो मैं पहले एक लाइन पढ़ देता हूं। Escalation clause in a contract empowers a contractor to revise the price of the contract in case of increase in the prices of inputs due to some macroeconomic or other agreed reasons। पहले छोटा एग्जांपल सुनो, फिर आपको समझ आएगा ये क्लोज क्यों इंसर्ट किया गया कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद चैप्टर खत्म है, चैप्टर बता दो, सब कंसेप्ट खत्म है, अब सीधा फॉर्मेट और क्वेश्चन, यही था जो भी पूरे कॉन्ट्रैक्ट में था। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से जा रहे थे, आपने देखा कि आपके घर के आसपास कहीं पर किसी एक एरिया मार्केट में जाते थे, किसी मंदिर में जाते थे, उसके पास एक फ्लाईओवर बन रहा था। जाते हो रोज मंदिर, मंगल वीरवार शनिवार जो भी आप जाते हो, वैसे तो जाता नहीं कोई, बट अगर जाते हो तो वहां कोई फ्लाईओवर बन रहा था। फ्लाईओवर बनना शुरू, आपको लगा अच्छा लगा, बहुत रश होता था मंदिर के पास, फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया। 6 महीने 8 महीने साल 1.5 साल वो बन रहा है, और 1.5 साल के बाद देखा कि उसकी कंस्ट्रक्शन रुक गई, आधा अधूरा वो बीच में ही अटका हुआ है। अटके अटके आपको लगा, जाते थे रूटीन नजर पड़ती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पर वो मिट्टी जमा होनी शुरू हो गई, उस आधे अधूरे टंगे हुए फ्लाईओवर के ऊपर ही थोड़े से वो ग्रास उगनी शुरू हो गई, पौधे हो गए, थोड़े से पेड़ भी हो गए, आप भी छोटे से बड़े हो गए, बट फ्लाईओवर आधा अधूरा वहीं टंगा हुआ। फिर एकदम से कुछ हुआ, सब सफाई होनी शुरू हो गई और वो बनना शुरू हो गया। जब ये पहला सब कुछ हो रहा था तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी आ गई और वो फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया। देखा मोदी ने आते ही फ्लाईओवर बनवा दिया। कितनी इंतजार कर रहा था मोदी कि गुड़गांव के सेक्टर 4 में, अर्जुन नगर में, एक गली के पास, एक मंदिर के पास एक फ्लाईओवर टंगा हुआ है, मैं पीएम बनते ही सबसे पहले वो वाला फ्लाईओवर बनवाऊं।
इसलिए मोदी बना था। तो जनरली ऐसा होता है, ठीक है। वो पॉलिटिकल इश्यू पे चला गया कि वो लोग इसको एडवर्टीजमेंट करनी है तो उसके नाम से करनी है। बट ये क्यों बंद पड़ा हुआ था, इतना टाइम क्यों बंद पड़ा रहा, दोबारा क्यों चलना शुरू हो गया, उसके पीछे बेसिक रीजन ये था। क्या हुआ कि जब उस कॉन्ट्रैक्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया फ्लाईओवर बनाने का, फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आनी थी 5 करोड़ रुपए। कितनी आनी थी? 5 करोड़ रुपए। और गवर्नमेंट से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 5 करोड़ 50 लाख रुपए का, और 3 साल इसका टाइम था कि 3 साल में बना के मैं कंप्लीट कर दूंगा। 5 करोड़ इसने एस्टिमेट लगाया मेरी कॉस्ट आएगी। और गवर्नमेंट जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो टेंडर से देती है। टेंडर मालूम है क्या होता है? गवर्नमेंट निकालती है कि हमें ये सड़क बनवानी है, जो जो बनवाना चाहता है इंटरेस्टेड अपनी अपनी कोटेशन भेजो, हम ये मटेरियल लगाएंगे, ये रेट लगाएंगे। तो गवर्नमेंट डिसाइड करके किसी एक को डिसाइड करके, जनरली वो सबसे कम वाले को करते हैं, बट क्वालिटी वाइज चेक करके जो उसको सुटेबल लगता है उनको वो दे देते हैं ऑर्डर। और उसके बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, गवर्नमेंट उनसे सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराती है, कुछ एडवांस देती है, बड़ी सारी चीज चलती रहती है। इस कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि 50 लाख का मुझे 3 साल में प्रॉफिट होगा। 6 महीने इसने काम कर लिया था, वहां खुदाई स्टार्ट कर दी, सब कुछ कर दिया। इसका टोटल मिला के 50 लाख रुपए प्रॉफिट 6 महीने, मतलब कॉस्ट 6 महीने में आ चुकी थी। कितनी आ चुकी थी? 50 लाख रुपए 6 महीने में। बाय चांस ही कोरोना आ गया या कुछ और इंसिडेंट हो गया, कुछ वॉर जैसे हो गई, कहीं से स्टील आना था, स्टील बैन हो गया, पेट्रोल की प्रॉब्लम हो गई, डीजल की हो गई, सब प्रॉब्लम हो गई, और मार्केट में एकदम से इन्फ्लेशन आ गई, हर चीज महंगी हो गई। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो सीमेंट का बैग 300 रुपए का था, 360 रुपए का हो गया। आयरन 5,000 था, 8,000 हो गया। जो ब्रिक्स थी वो 6,000 थी, वो 10,000 हो गई। बाय चांस सारे रेट बढ़ गए। इसने कहा मैं 50 लाख रुपए तो खर्च कर चुका हूं, 3 साल अभी मेरे को और काम करना है, मतलब 2.5 साल और काम करना है, तब जाके मुझे 5.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसा ही होगा ना? इसने कहा अगर इतने रेट बढ़ गए हैं और अभी तो मैंने कुछ किए ही नहीं, अगर मैंने इन सारे बढ़े हुए रेटों से काम किया, उसने एस्टिमेट लगा के देखा तो 3 साल में मेरी कॉस्ट कॉस्ट ही 5 करोड़ 90 लाख रुपए आएगी। पहले कितनी लगाई थी? 5 लाख। कॉन्ट्रैक्ट कितने में कर चुका है? 550 में। कॉस्ट ही कितनी आ रही है? क्या करे अब? कैंसिल तो होता नहीं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ने एक मनी भी जमा करा रखी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट तक, यहाँ बीच में छोड़ के ना भाग जाओ। उल्टा इसने दे रखे हैं, 10 लाख वहां जमा करा रखे हैं, 50 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। कहता अगर मैं 3 साल पूरे इस काम को चलाया, और आपको पता है अकाउंट्स में आपको पढ़ाया गया, लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस, प्रॉफिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन रियलाइजेशन बेसिस। पता नहीं किसने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मैंने ऐसे ही बोल दिया पढ़ाया गया है, ठीक है। तो लॉस को इमीडिएट बुक कर लेना चाहिए, अभी एस्टिमेट लगा लेना चाहिए, प्रॉफिट जब हो तभी बुक करना चाहिए। आपको पता लग जाए आने वाला टाइम बहुत खराब आने वाला है, बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपके घर के सारे पैसे बचाना स्टार्ट कर देंगे। आप सीए बनने वाले हो, मेरी बेटी सीए बन जाएगी, मेरा बेटा सीए बनने वाला, 3 साल के बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, पापा ने आज ही पैसे खर्चने स्टार्ट कर दिए। कभी ऐसा होता है? नो, वो जब आ जाएंगे तब खर्चेंगे। लॉस होने के चांस लग रहे हैं, अभी से बचाना स्टार्ट कर दो। नॉर्मल रूल भी वही है, अकाउंटिंग रूल भी वही है। इसने अपनी कॉस्ट एस्टिमेट लगवाई, इसने कहा कम होना तो छोड़ो, अगर और भी रेट बढ़ गए तो और फंस जाएंगे। तो कहता अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूं तो 3 साल के बाद मेरी कॉस्ट 5 करोड़ 90 लाख रुपए, आज के हिसाब से बढ़ गई तो और बात अलग है। मिलेंगे कितने? 5 करोड़ 50 लाख रुपए। और 3 साल में काम भी करूंगा और भी लगाऊंगा। बट अगर मैं अभी इसी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दूं तो लॉस कितना? चलो कोस्ट कोस्ट ये मान लो, चलो वो 10 लाख भी नहीं, कोस्ट कोस्ट है कितना? 50 लाख रुपए। ये क्या करेगा? करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? काम करना चाहिए कि छोड़ दें बीच में? अभी 50 है, बाद में 40 का मतलब 3 साल तक काम भी करना है आपको। इतनी मेहनत तो मैं कहीं और जगह पे करूंगा तो मैं कितनी कमा लूंगा, और हो सकता है रेट और बढ़ जाए। फिर इसने डिसाइड किया कि मैं काम करता ही नहीं। काम क्या नहीं करता? अगले दिन लेबर ही नहीं गई। अब गवर्नमेंट है, सरकारी, तो मतलब सरकारी ही होता है ना। पहले तो ये नहीं गया 3 4 6 महीने, जो मैंने आपको कहा कि प्लांट रुक गया, वो रुकना मतलब 4 महीने तो ये नहीं जा रहा था। फिर गवर्नमेंट की किसी कंप्लेंट की, सर वो काम नहीं करने आ रहा, हो नहीं रहा, ये नहीं रहा। फिर गवर्नमेंट ने कहा उसको नोटिस निकालो।
तो नोटिस में गवर्नमेंट का रूल होता है कि 3 से 6 महीने का उसको टाइम दो कि वो जवाब दे या काम शुरू करे। 6 महीने का गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया कि 6 महीने के अंदर या तो काम शुरू हो तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। फिर इतने में वहां पौधे उगने शुरू हो गए थे। 6 महीने वो नहीं आया था, 6 महीने गवर्नमेंट ने टाइम दिया। जब 6 महीने बोले भी पूरे हो गए तो गवर्नमेंट को लगा इसको एग्जीक्यूट करो, किसी और को बुलाओ या कुछ करो। फिर जब फाइल खुली तो पता लगा एक सेकंड रिमाइंडर भी देना है। एक रिमाइंडर दिया भी तो 6 महीने का, एक और रिमाइंडर देना है 3 महीने का, 4 महीने का। फिर एक और रिमाइंडर दिया, फिर वो खत्म हो गया जी नहीं अब हम इससे काम कंप्लीट नहीं कराएंगे, इसका नाम यहां से हटा दो और नया प्रोसेस स्टार्ट करो। अब सरकारी है ना, पुराने के हटाने की डॉक्यूमेंटेशन, उसको नोटिस, रिकवरी, पता नहीं क्या क्या करते गए, उसका केस खत्म करने में 5-6 महीने और नया प्रोसेस लगाओ। नया प्रोसेस का मतलब नया टेंडर। अब नया टेंडर ऐसा नहीं कोई भी निकाल देगा, उसके लिए भी तो ऊपर से अप्रूवल चाहिए, मिनिस्ट्री अप्रूवल चाहिए, रोड डिपार्टमेंट की, इसकी, फिर नया अप्रूवल 5-6 महीने। और हम देखते जा रहे हैं कि जहां मिट्टी जमी थी, पौधे बने थे, पेड़ लगे, कहीं आम भी ना उग जाए उसके ऊपर। जब नया टेंडर निकला तो जो नए कॉन्ट्रैक्टर ने पकड़ा, फिर वो साइट देख के आया, उसने कहा आधा अधूरा तो ये पहले ही खड़ा हुआ मकबरा, पहले तो ये भी हटाना पड़ेगा, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। तो मतलब इस सारे में 2, 2.5, 3 साल बीत गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, हम रोज उसको देख रहे हैं, कितना नुकसान हुआ होगा सोचो। गवर्नमेंट का भी नुकसान, सारी वर्किंग में भी नुकसान, जो करके चला गया वो भी। और 2-2.5 साल के बाद आपको क्या लगता है कि वो गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ 50 लाख में किया होगा? नो, रेट तो पहले ही बढ़ चुके थे। अगर 5-50 में ही करना होता तो वही ना कर रहा होता। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 7 करोड़ रुपए में, तो भाई 7 करोड़ का ही करवाना था, 2 साल खराब करने थे तो उसी से करवा लेते। तो भाई ऐसा तो कोई क्लॉज ही नहीं था, क्योंकि उसका रेट तो कितना पास हुआ था, 5 को, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने लगी, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने लगी, तो एक क्लोज इंसर्ट किया गया, दैट विल बी एस्केलेशन क्लॉज। कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट करो, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लोज और लिख दो, एस्केलेशन क्लॉज, कि सर अभी जो मैं रेट दे रहा हूं, वर्किंग दे रहा हूं, ये इसके अकॉर्डिंग है। अगर कल को कुछ चेंज हुआ ड्यू टू डिफाइंड सर्कमस्टांसेस, वो सर्कमस्टांसेस वहां लिखे होते हैं, किसके कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में नहीं है, उनका वो टर्म कंडीशन बनी होती है। अगर इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आई तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देंगे, फिर तो दिक्कत नहीं है। तो उसको वही तो दिक्कत थी ना। तो अगर वहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उस टाइम वो 6.5 करोड़ कर देते तो काम करता रहता। तो वो क्या होने पे कितना बढ़ाएंगे, वो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, क्या होने पे कितना बढ़ाएंगे। तो क्या होने पे तो थ्योरेटिकल लाइन है, वो तो हमारा इशू है नहीं। वो आपको बता देंगे कि ये इवेंट है और ये इवेंट एस्केलेशन क्लॉज में कवर्ड है। और एक लाइन में बोल रहा हूं बस लास्ट आज के लिए, मान लो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एस्केलेशन क्लॉज लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टी ने लिख के दे रखा है कि सर अगर मार्केट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी आप लगा रहे हो, मान लो सिर्फ एक मटेरियल आइटम ले लेते हैं बस, जो भी मटेरियल आप लगा रहे हो उसका जो भी रेट मार्केट में बढ़ेगा, जो आप आज लगा रहे हो ओके, जो भी रेट बढ़ेगा उसका 40% जितना हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देंगे। मैं अगर बोलूं एक सीमेंट का बैग 500 रुपए का आता था, अब वो 700 रुपए का हो गया, तो बताओ कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा? 500 रुपए का एक सीमेंट का बैग आता जब कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा अगर मार्केट में मटेरियल के रेट बढ़ गए तो जितने रेट बढ़ जाएंगे उसका 40% वैल्यू आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में हम ऐड कर देंगे। पहले क्या रेट चल रहा था 500, कितना हो गया 700, कितना बढ़ा 200, 200 का 40%, 80 रुपए जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके अंदर हम बढ़ा देंगे। जो ये लाइन मैंने इतने प्यार से बोली है, ये लाइन यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई होगी, और आप समझ सकते हो कि जब वो लाइन लिखी हुई होगी उसका मीनिंग अगर मैं पढ़ के ऐसे बता दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। नहीं तो बोलूंगा सारे पढ़ो और इसका मीनिंग बताओ, कोई यहां कोई वहां कोई कहां, पता ही नहीं चलेगा। बट जो मैंने बताया और बता दूं आपको, इसका इस क्वेश्चन का एक और बेनिफिट बता दूं, बीकॉम से लेके जिस क्लास में किसी भी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, चैप्टर है, और उसमें एस्केलेशन क्लॉज का क्वेश्चन है, ये एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन है, ऐसा बना क्योंकि पहले था ही नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन बना जो हर बुक में, हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में जहां पर भी है वहां पर एक क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट है ही है, एज इट इज। वो बीकॉम की बुक उठा लो,
सीए की उठा लो, सीएमए में कहीं पर उठा लो, वो हर जगह पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और जो लाइन मैंने आपको बोली है जनरली वो यही लाइन लिखी हुई है। अभी मैंने बोला 500 से 700 रुपए, अब एक लाइन और सुनना। उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, मटेरियल का प्राइस जितने परसेंट इंक्रीज होगा उसका इतने परसेंट हम आपकी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देंगे। मटेरियल का प्राइस अगर 15% बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 15%। ऐसे बोल देता हूं, लास्ट लाइन है वो क्वेश्चन में भी मिलेगी आपको, बस आज लिहाज से कि अगर मटेरियल का प्राइस 5% तक इंक्रीज हुआ तो नो चेंज, अगर ये 5% से ज्यादा इंक्रीज हुआ तो जितना इंक्रीज हुआ उसका 25% हम कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ा देंगे। और जो मैंने लाइन बोली, मैंने उसी क्वेश्चन की लाइन बोली है आपको। क्या लाइन बोली मैंने? कोई बच्चा बताएगा? राजीव बताओ। तो कुछ चेंज नहीं करेंगे भाई, इतना तो नॉर्मल है, मार्केट रेट बढ़ता ही है। अगर 5% से ज्यादा बढ़ा तो उसका 25%। अब आपको ना अमाउंट्स दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे? अमाउंट दे रखे। तो मेरे को निकालना पड़ेगा कि करंट रेट क्या है और नए वाला रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। मैंने देखा 18% इंक्रीज हुआ। कितना परसेंट? 18%। तो 5 तक तो करना नहीं था, तो 5 से ऊपर कितना हुआ? 13%। 13% का 25% एक वैल्यू निकालनी है और वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर। इतनी ही कैलकुलेशन के 10 नंबर मिलेंगे, सिर्फ इतनी कैलकुलेशन के। वर्क अनसर्टिफाइड मैंने आपको ऊपर प्रॉब्लम बताई, कुछ नहीं आया होगा क्वेश्चन के अंदर, वो सिर्फ वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करने के 10 नंबर मिलेंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया था और कुछ नहीं, सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 10 नंबर मिलेंगे। तो मतलब 3 से 4 ये प्रॉब्लम्स है, तो तीनों चारों एक क्वेश्चन के अंदर नहीं आती हैं। या तो आपको एस्केलेशन क्लोज का टॉपिक आएगा, या वर्क अनसर्टिफाइड का आएगा, या एस्टिमेटेड प्रॉफिट का। तो ये एक पॉइंट पेपर के अंदर आएगा, वो पॉइंट 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में अभी पता लग गया, टर्म्स पता लग गई। नेक्स्ट क्लास में इसका एक फॉर्मेट कराऊंगा। अभी कुछ में पढ़ना हो तो देखना, नहीं पढ़ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इसका एक फॉर्मेट कराऊंगा। उस फॉर्मेट के बाद जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 99% हर चीज अपनी जगह पर जाके फिट होगी और अपना आंसर अपने आप निकालते जाएगी। क्लियर? यहां तक कंप्लीट कर लेना।